गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के मॉडल पेपर 2 और ये आपका हिंदी है। ठीक है, हिंदी ए है यानी कोर है और ये आपके आर्ट्स है। ठीक है, ये इस पार्ट से हम करने वाले हैं और इसमें से हमने हिस्ट्री का पार्ट 1 यानी कि मॉडल पेपर 1 आपको दे दिए हैं और हिंदी का पेपर 1 भी दे दिए हैं कोर का ही। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लेंगे क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक जो है वो उन दोनों का। और वीडियो को अगर ज़रा भी आपको हेल्प मिलता है इस वीडियो के माध्यम से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन है यानी कि हमें यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ रहेगा, इनको पढ़ना है और 1 से 4 नंबर यानी यहाँ से हमें 4 नंबर जो है इस गद्यांश से स्कोर करना है मार्क्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला महानगरों में जो सभ्यता फैली है वह छिछली और हृदयहीन है। लोगों के पारस्परिक मिलन के अवसर तो बहुत हो गए हैं मगर इस मिलन में हार्दिकता नहीं होती। मानवीय संबंधों में घनिष्ठता नहीं आ पाती। दफ्तर, ट्रामों, बसों, रेलों, सिनेमा घरों या फिर सभाओं और कारखानाओं में आदमी हर समय भीड़ में रहता है मगर इस भीड़ के बीच वह अकेला होता है। मनुष्यता के लिए जरूरी है मनुष्य के भीतर पहले जो माया, ममता और सहानुभूति के भाव थे वे अब लापता होते जा रहे हैं। देशों के बीच की पारस्परिक दूरी अब घट गई है यानी किंतु आदमी और आदमी के बीच की दूरियां बढ़ती ही जा रही है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो बताया जा रहा है जो पहले सभ्यता थी वो आजकल देखने को नहीं मिलता है क्योंकि लोगों के भीड़ में लोग तो रहता है लेकिन वो अकेलापन महसूस करता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने परिवार से वो क्या होता है धीरे धीरे दूरी होते जा रहा है। सबसे मेन बात तो आजकल हो गया इंटरनेट की ज़माना। आप देखेंगे हर घर में 3-4 इंटरनेट वाला मोबाइल है जो अपने आप में बिजी रहते हैं, ना अपने मम्मी पापा के साथ समय स्पेंड करते हैं ना कुछ करते हैं दोस्तों के साथ। ऑफिस से आए अपना मोबाइल लैपटॉप वगैरह में क्या हो गए बिजी हो गए। तो ऐसे में धीरे धीरे लोगों की जो दूरियां हैं वो बढ़ते ही जा रही है। तो इसके बारे में ही बताया है। क्वेश्चन से महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया। तो यहाँ पर देखिए महानगरों की सभ्यता जो है हृदयहीन यानी क्यों कहा गया। तो पहला सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ के कारण या माया ममता और सहानुभूति के भाव के कारण या देशों के बीच पारस्परिक दूरियों के कारण या मानवीय संबंधों में मतलब कि हार्दिकता एवं घनिष्ठता जो है पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा सब महानगरों में सभ्यता जो है हृदय इसीलिए हुआ है क्योंकि मानवीय संबंधों में जो है घनिष्ठता के अभाव के कारण होता है। चलिए आगे क्वेश्चन से यहाँ पर मनुष्य के भीतर कौन से भाव लापता होते जा रहे हैं। अकेलापन, हृदयहीनता, सहानुभूति या छिछलापन। तो हमारा आंसर हो जाएगा देखिए अकेलापन तो बढ़ते ही जा रहा है, कहाँ लापता हो जा रहा है मतलब सहानुभूति यानी सहने की शक्ति जो है पूरी तरह से लापता होते जा रहा है। आगे गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए, क्या टॉपिक का नाम क्या होना चाहिए। सामाजिक परंपरा या मिलन के अवसर या महानगरों की सभ्यता या शहरों की बढ़ता भीड़। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर में क्या रखना चाहिए। तो महानगरों की सभ्यता क्या है ये इसका मेन टॉपिक का नाम जो है होना चाहिए। हृदयहीन का क्या अर्थ होता है। निष्ठुर, अतुर, सहृदय या मुगत। तो हमारा आंसर हो जाएगा हृदयहीन का जो आंसर मतलब अर्थ होता है वो होता है निष्ठुर। ठीक है, आगे यहाँ पर हमें दिया है इसको पढ़ना है और यहाँ 5 से हमें 8 यानी कि 3 नंबर यहीं से पूछा जाएगा, यहाँ से हमें करेंगे यानी ऊपर से 4 नीचे 3 कुल मिला के 7 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा अगर आप अच्छी तरह से रीड करते हो पैसेज को। ठीक है, आगे ओ वसुधा के रहने वालों रहो सर्वदा प्यार से यानी ओ वसुधा के रहने वालों रहो किससे सर्वदा प्यार से हमेशा। नाम अलग है देश देश के, नाम तो अलग है देश देश के पर वसुंधरा एक है, धरती तो एक ही है ना। आगे फूल बोला फल फूलों के रूप अलग पर भूमि उर्वरा एक है। फल फूले चाहे कुछ भी अलग अलग या कुछ भी हो लेकिन भूमि की उर्वरा तो एक ही है। धारा बांट कर हृदय न बांटो, धारा जैसे बढ़ता है तो अपने दिल को भी मत बांटो। दूर रहो संहार से, दूर रहो कहाँ से संहार से। कभी ना सोचो तुम अनाथ एकाकी या निष्प्रारण या रे मतलब जो भी हो आप कभी भी अनाथ ना समझो। ठीक है, तो यहाँ पर है क्वेश्चंस क्या बोला है धरतीवासियों। यहाँ पर धरतीवासियों से कवि क्या कहना चाहता है। मेरी बात सुनो या सदा रहो प्यार से या सबको जानो या सब जानो को सुनो। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कवि जो है ये कहना चाहता है मतलब कि सदा प्यार से रहो, हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहो, किसी को कुछ मत कहना या फिर अपने आप को अनाथ मत
महसूस करना है। ठीक है, आगे धरती को बांटने के बाद अब मनुष्य किससे बांटने का प्रयास कर रहा है? खेत खलिहानों को या घर द्वार को या हृदय को या फल फूलों को? तो आंसर हो जाएगा 6 नंबर का, यानी किसको बांटना चाहता है मनुष्य? ठीक है, हृदय को बांटना चाहता है और ये मना कर रहे हैं कवि कि हृदय को मत बांटो। ठीक है, आगे कवि ने किससे दूर रहने को संदेश दिया? प्यार से, संहार से, धरती से या मनुष्य से? तो यहाँ पर दिया है संहार से। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से अनाथ में कौन सा उपसर्ग है? देखो यहाँ से आपको व्याकरण पूछा है, अनार्थ में उपसर्ग क्या है? ठीक है, तो अनार्थ में उपसर्ग मतलब आपको समझना चाहिए, जैसे नाथ एक शब्द है और नाथ में कौन सा शब्द लगा है? अ, और उपसर्ग का मतलब है किसी शब्द के पहले अगर एक शब्द को जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है, नया अर्थ वाला, तो उसको कहा जाता है उपसर्ग। तो अनाथ में फिलहाल कौन है? अ है, तो अ उसका उपसर्ग हो जाएगा। देखिए खंड ख में आपको अभिव्यक्ति और माध्यम से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है जैसे संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? स्रोत एवं संचारक से या माध्यम से, प्राप्तकर्ता से या संदेश से? तो आंसर हो जाएगा 9 नंबर का, कहाँ से शुरुआत होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा स्रोत एवं संचार के माध्यम से। आगे क्वेश्चन है जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द जो है अनुप्रयोग है? कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन या रिपोर्ट या यहाँ पर दिया रिमाइंडर? तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 नंबर का, यानी जनसंचार का क्या होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा मास कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से प्रिंट माध्यम के आविष्कार का स्रोत किसको है? गुटेनबर्ग को, या रेनसा को या युगल किशोर को या मार्कोनी को? तो आंसर हो जाएगा प्रिंट माध्यम के आविष्कार का जो श्रेय है ये किसको है? तो आंसर हो जाएगा हमारा गुटेनबर्ग को। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई जाती है? जो टेलीविज़न की रजत जयंती है ये कब को मनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा 1984 को 1984 को मनाई गई थी। ठीक है, आगे है भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में कार्यक्रम में प्रस्तुत की जाती है? 20, 24, 28 या 22? तो हमारा आंसर हो जाएगा कितनी भाषा में की जाती है? तो आंसर हो जाएगा 22 भाषा में, क्योंकि संविधान संसाधन में जो है 22 भाषा को ही दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद में। आगे 14 नंबर इसमें बोला जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम क्या है? समाचार, इंटरनेट, किताब या टेलीविजन? तो 40 नंबर का जो सबसे जनसंचार का जो सबसे महत्वपूर्ण जो है आज जो माध्यम है वो इंटरनेट है। तो 14 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? नीरस, व्यापक, मनोरंजक या संकुचित? तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 का, यानी संकुचित। यहाँ पर फीचर में क्या हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा मनोरंजक। ठीक है, आगे क्वेश्चन से 16 नंबर में बोला है मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? मनोरंजक का अभाव, तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव या प्रामाणिकता का अभाव या वितरण का अभाव? तो मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी जो सीमा होती है वो हमारा हो जाएगा कौन है? तो तुरंत घटी घटनाओं को प्रस्तुति का अभाव, यानी ये होता है मुद्रित अध्ययनों की सबसे बड़ी सीमा। आगे क्वेश्चन होता है अलेख एक विधा है, तो किस तरह का है? गद्य लेखन की या लघु कथा लेखन की या रिपोर्ट लेखन की या पद्य लेखन की? तो हमारा हो जाएगा अलेख जो है ये किस प्रकार का है? तो आंसर हो जाएगा ये गद्य लेखन की है। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है? संदेश यानी प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना या संदेश की भाषा का चयन करना या प्राप्तकर्ता द्वारा दिया गया फीडबैक या संचार प्रक्रिया में उत्पन्न बाधा? तो हमारा 18 नंबर का आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। इसी को कहा जाता है संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग। ठीक है, आगे है खंड ग, यानी आपको यहाँ से पाठ्य पुस्तक यानी किताबों से पूछा जाएगा। तो पहले हमें इस पद को पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अंधकार की गुहा सिरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। तो यहाँ से बोला है, यहाँ से आपको पूछा जाएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? घर की याद, वे आंखें, सबके सबसे खतरनाक या पाथिक? तो 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा वो कहाँ से लिया गया है? तो वे आंखें। ठीक है, ये वे आंखें कविता से लिया गया है। किन आंखों से कवि को डर लगता है? जमींदार की आंखों से या साहूकार की आंखों से या चौकीदार की आंखों से या चीर शोषित किसान की आंखों से? यानी किन से कवि को डर लगता है? तो आंसर हो जाएगा चीर शोषित किसान की आंखों से। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है 21 में इसमें बोला किसान की आंखें की तुलना किससे की गई है? नीरावत से, दन्याता से, अंधेरी गुफा से या दुख से? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 21 का हो जाएगा
अंधेरी गुफा से तुलना की गई है किसानों की आंखों को। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, दरुण दैन्य दुख में कौन सा अलंकार लगा है, यानी कौन सा यहाँ पर अलंकार लगा है, उपमा, उत्प्रेक्षा या पुनर्किति, प्रकाश या अनुप्रयास। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा लगा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुप्रयास। ठीक है, अनुप्रास लगा है, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है यहाँ पर, कबीर किस धारा के प्रतिनिधि कवि है, कृष्ण काव्य, राम काव्य, सूफी काव्य या संत काव्य। तो कवि जो है ये किस प्रकार के हैं, तो आंसर हो जाएगा ये संत काव्य है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन से आगे है गाइस, यहाँ पर बोला 24 नंबर, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसे कहा गया है, रामचंद्र शुक्ल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को या महावीर प्रसाद द्विवेदी को या सोहनलाल द्विवेदी को। तो आंसर हो जाएगा कबीर को वाणी का डिटेक्टिव मतलब किससे कहा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से 25 नंबर में बोला, मीरा ने अपने प्रेम बेली से कौन सी फल की प्राप्ति की कामना जो है व्यक्त की है। तो आंसर हो जाएगा व्यक्त की है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुण्यकाल, मोक्ष फल या अनंत फल या कर्म फल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 25 का, यानी कौन सा, तो हो जाएगा अनंत फल की कामना का व्यक्त की है। आगे है, न्यात मीरा को क्या कहकर बुलाते हैं, यहाँ पर जैसे दिया ऑप्शन में, कुलनासी या वृंदावासी या गंगा काशी या देवदासी। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यात जो है मीरा को जो कहा है वो क्या हो जाएगा, कुलनासी। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है, घर की याद कविता के आधार पर बताइए कि कवि कहाँ प्रवास कर रहे हैं, कार्यालय में, जेल में, घर में या इनमें से कहीं नहीं। तो कहाँ प्रवास कर रहे थे, तो आंसर हो जाएगा जेल में, जो घर के उनको याद जता रहे थे। आगे यहाँ पर हमें पैसेज दिया हुआ है और इन पैसेज से 28 से 31 तक हमें क्वेश्चंस के करने हैं, यानी 3 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं जल्दी से। जब नमक एक नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यवहार करते लगे। उनके प्रकार यानी अनेक प्रकार के छल प्रपंचों की सुपात्र हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पोवारा थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया है, फारसी का प्रबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदी लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाए करते थे। तो यहाँ पर 28 क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार का नाम क्या है। तो प्रस्तुत गद्यांश यानी किसने रचना किया है, तो आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। किनके द्वारा रचना किया गया, ये प्रेमचंद के द्वारा। आगे ईश्वर प्रदत्त वस्तु किससे कहा गया है, पटवारी को, दरोगा को, वकील को या नमक को। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर किसको कहा गया है, नमक को। ओके, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है, नमक के सरकारी निषेध का क्या दुष्परिणाम हुआ, भ्रष्टाचार का सुपत्र हुआ या लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त होने लगे या शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा या लोग धर्म परिवर्तन करने लगे थे। तो 30 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा लोग जो है भ्रष्टाचार का सुपत्र हुआ। ठीक है, यानी ये जो इसका परिणाम हुआ भ्रष्टाचार का सुपत्र होने लगा। आगे अधिकारियों के पोवार थे या पोवार का अर्थ क्या होता है, नुकसान होना, लाभ ही लाभ हो या प्रसिद्ध मिलन या सम्मानित। तो आंसर हो जाएगा पोवार मतलब होता है लाभ ही लाभ होना अधिकारियों को। ठीक है, यहाँ से हमें क्वेश्चन दिया है 32 का, हम हसमत रचना किसकी है, कृष्ण सोबी की, मन्नू भंडारे की या अक महादेवी की या निर्मल पुतुल की। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 32 नंबर, ये किसकी है, तो आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती की। ठीक है, आगे क्वेश्चन से, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पाक कला सीखने की या संगीत कला सीखने की या रोजगार मांगने की या साक्षरता लेने की। तो आंसर हो जाएगा लेखिका जो है क्यों गई थी उनके पास, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 33 का, वो क्यों गई थी, तो साक्षरता लेने के लिए। ठीक है, साक्षरता लेने के लिए उनके पास गए थे। आगे सत्यजीत राय मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो सत्यजीत राय जो है ये मूल रूप के कहाँ से बिलोंग करते थे, आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। आगे क्वेश्चन से 35 इसमें बोला है, कौन सी फिल्म की शूटिंग का
काम 2.5 साल तक चला था? सोने का किला या पत्थर पंचली या जहांगीर की स्वर्ग मुद्रा या बादशाही अनूठी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा जो है 1.5 साल तक यानी 2.5 साल तक जो है चला था वो काम। तो आंसर हो जाएगा पत्थरी पंचली की। ठीक है, पत्थर पंचली की। आगे क्वेश्चन है, पंडित अलोपदीन किस कहानी का पात्र है? दूध का दाम या नमक का दरोगा या दो बैलों की कथा या ईदगाह? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 36 का आंसर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर दूध का दाम और नमक का दरोगा, तो आंसर हो जाएगा नमक का दरोगा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर 37 का इसमें क्या दिया है? राजस्थान की रजत बूंदी पाठ के रचनाकार कौन है, यानी ये किसने रचना करा है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कि अनुपम मिश्र द्वारा है, ये जो रचना है इन्होंने किया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, कुएं की खुदाई का काम कौन करता है? बसोली, खड़िया या चचेरो या बाड़मेर? तो हमारा आंसर हो जाएगा जो कुआं की जो खुदाई करता है वो कौन है? चेजारो है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया 39 में जो बोला, राजस्थान की रेत की विशेषता क्या है? रेत के कण बहुत बारीक होते हैं या रेत के कण एक दूसरे से चिपकते नहीं है या रेत में कण अलग अलग रहते हैं या उपयुक्त में से सभी? तो 39 का हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ये हर तरह से होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन से, चलवांजी अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं? बर्तन की टोपी से या घास की टोपी से या बांस की टोपी से या हाथ से? तो यहाँ पर हो जाएगा ये किससे अपना रक्षा करते थे? तो आंसर हो जाएगा बर्तन की टोपी से। तो गाइस हमने हिंदी सेट यानी कि हिंदी जो है आपका सेट वन ऑलरेडी दे चुके हैं, सेट 2 हो गया है और हिस्ट्री का एक सेट 1 दिए हैं और ये आर्ट्स वालों के लिए है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है।